कल आप लोग क्लास में नहीं थे, कल का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट था नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, लेकिन बताया भी था। और आज आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर शुरू होने वाला है। और आर्ट एंड कल्चर आपको पता है इतिहास का ही एक पार्ट है। पहले ये हिस्ट्री में पढ़ा जाता था, जैसे डांस कितने प्रकार के होते हैं, मूर्तिकला, चित्रकला और भी वास्तुकला है, ये सारे आपके आते हैं आर्ट एंड कल्चर में। ये इतिहास का पार्ट था, लेकिन ये काफ़ी ब्रॉड हो जाता था, तो अभी इसको अलग सब्जेक्ट बना दिया गया है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। जैसे जो आपका इन्वायरमेंट है, ये कभी जियोग्राफी का ही पार्ट होता था, आप उसमें पढ़ते थे, लेकिन अभी इन्वायरमेंट आपका अलग से चैप्टर हो गया है, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। ऐसे ये इतिहास का ही एक अभिन्न अंग है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सभ्यता और संस्कृति, धर्म और आपके देश की जो संस्कृति है, इसकी विशेषताएँ, कौन सी चुनौतियाँ हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये सारी चीज़ें। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बनेगा, चाहे कहीं ऑब्जेक्टिव में या आपको लिखने के लिए मिलेगा, तो आप उसको लिख पाएंगे। तो इससे मेरा क्वेश्चन आप जानते हैं, चैप्टर के लास्ट में मेरा क्वेश्चन होता है, और अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो लास्ट में जवाब लिख पाएंगे। तो बातों को अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं संस्कृति की। संस्कृति किसे कहते हैं? आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे ना, मोस्टली आपकी बातों में भी रहता है कि इनका कल्चर अच्छा नहीं है, उनका कल्चर अच्छा है। तो क्या बता सकते हैं संस्कृति किसे कहते हैं, या सभ्यता क्या है? हाँ, रहन सहन, बोलचाल, आपका सोच, आपका बिहेवियर, आपकी थिंकिंग, आपका जो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपकी क्या है? संस्कृति है। और आप कैसा घर है आपका, कैसा आपका कपड़ा है, कैसा भोजन है, ये आपकी क्या है? सभ्यता है। जो चीज़ें मूर्त होती हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जिसमें आप फेर बदल कर सकते हैं, वो सारी सभ्यता है। और वे चीज़ें जो अमूर्त हैं, जिन्हें आप छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो संस्कृति है। ठीक है, तो ये सभ्यता और संस्कृति होती है। और आपका जो सभ्यता है या जो संस्कृति है, इसमें भी दो तरह की, एक भौतिक संस्कृति, एक अभौतिक। भौतिक में है कि जैसे आप बनाते हैं तो एक कल्चर होता है ना, तरीका होता है घर बनाने का। सबका घर एक जैसे तो होता नहीं, अलग अलग डिज़ाइन से सब लोग अपनी अपनी सहूलियत से बनाते हैं। ऐसे ही खेती करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं ना, अलग अलग तरीके से लोग खेती करते हैं। जैसे जहाँ का माहौल होता है, जैसे जहाँ का जलवायु होता है, उसी हिसाब से कृषि करने की पद्धति होती है। तो भी क्या है? एक संस्कृति है। कपड़ा तो हर कोई पहनता, साड़ी तो सभी लोग पहनते हैं, साड़ी तो सभ्यता है। लेकिन वही महाराष्ट्र में महिलाएं अलग तरीके से पहनती हैं, यूपी की महिलाएं अलग तरीके से पहनती हैं, कहीं और की महिलाएं अलग तरीके से पहनती होंगी। तो क्या है? वो संस्कृति है। तो ये घर आप देखेंगे कहीं पे ऐसे चौड़े छत, सपाट छत के बनते हैं, लेकिन जब आप बर्फीले क्षेत्रों में जाएंगे तो वो खड़े ढाल वाले बनते हैं। वो घर सभ्यता है, लेकिन वो बनाने का जो तरीका है वो संस्कृति। जैसे कपड़ा आपने भी पहना है, मैंने पहना है, लेकिन ये सब क्या है? सभ्यता है। लेकिन पहनने का तरीका डिफरेंट हो जाता है ना, किसी के पहनने का तरीका अलग है, किसी के पहनने का अलग है। वही क्या है? संस्कृति है। तो बात करें जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारे चारों तरफ हैं, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, जो हमारे जीवन को थोड़ा आसान बनाती हैं, वो सभ्यता है। जैसे घर कैसा है, आपके पास गाड़ी है, घर है, कपड़ा है, दुनिया भर के संसाधन है, वो सारी क्या है? सभ्यताएँ हैं। लेकिन वो किस तरह के हैं, वो जैसे आप उठते कैसे हो, बैठते कैसे हो, बातें कैसे करते हो, आपकी थिंकिंग कैसी है दुनिया को लेकर के, अन्य लोगों के बारे में आप क्या सोचते हो, किस तरह की आपकी फीलिंग्स हैं, वो आपकी संस्कृति है। जैसे बहुत अच्छा सा घर हो किसी पास और बड़ी सी गाड़ी हो और अच्छा सा महंगा सा कपड़ा पहन के निकले, लेकिन वो अच्छे से किसी के साथ व्यवहार ना करे, अच्छे से बात ना करे, तो लोग क्या कहेंगे? इनके पास कोई कल्चर नहीं है या मैनर नहीं है, यानी कि उनकी संस्कृति अच्छी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका के लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है तो उनकी संस्कृति अच्छी है। जिनकी सभ्यता अच्छी है, उनकी संस्कृति भी अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका के लोग डेवलप हो चुके हैं तो उनकी संस्कृति अच्छी हो सकता है संस्कृति हमारी उनसे कहीं बहुत अच्छी हो। हमारा बात व्यवहार, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, जैसे हम कभी कभी बड़े लोगों के घरों में जाते हैं और बहुत प्रोफेशनल व्यवहार करते हैं, चाय पानी पिला दिया और फिर ज़्यादा लोग मिले जुले नहीं, चले आए, उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन हम किसी गाँव में किसी गरीब व्यक्ति के घर गए और छोटा सा परिवार था, उसने जो है छोटी सी व्यवस्था में ही बैठाया, जो भी था बहुत प्यार से ला के खिलाया, आपसे सारे लोग प्यार से मिले, बात व्यवहार किया, आपको सब लोग मिल के छोड़ने आए, तो वो दिल को छू जाता है और वो बहुत अच्छा लगता है। तो लगता है कि इनके घर का कल्चर बहुत अच्छा है। तो वो है
अपने मन की बात करते हैं, मुझे ये खाना है, मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं, तो आपके नेचर में बदलाव आता जाता है। फिर छोटों को पहले दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, हो जाएगा, ये विचार आने लगते हैं ना। और अगर नहीं है तो आप शो नहीं करते कि मुझे नहीं मिला, आप दिखाते कि नहीं मैंने तो खा लिया, मैंने आपसे पहले खा लिया। तो ये क्या है, दिन प्रतिदिन आपकी संस्कृति, आपका जो व्यवहार है वो अच्छा होता जा रहा है। ड्रेस पैटर्न कैसा भी आप पहने, लेकिन संस्कृति क्या है, वो हमेशा अपने आप को निखारती है। वो कभी गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, वो अच्छी चीज़ों को ही एक्सेप्ट करती है। और ये निरंतर चलती, कभी समाप्त नहीं होती। जैसे आपका जो बिहेवियर है, आपके बच्चे देखेंगे, फिर उनके अंदर हो जाएगी, फिर वो अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, फिर उनके बच्चे उसको सीखेंगे, और ये निरंतर चलती रहती, समाप्त नहीं होती। जैसे सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। आज वो जो टेक्निक है, लोग उसको भूल चुके थे, उसको कोई नहीं जानता था, कोई जानता ही नहीं था कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी भी कोई सभ्यता थी। लेकिन जब खुदाई हुआ तो पता चला कि वहाँ इतनी विकसित नगरीय सभ्यता थी, और वहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं वो समाप्त नहीं हुई थी। वे लोग नाग की पूजा करते थे, वे लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, पानी का पूजा करते थे, और पशुपति शिव की पूजा करते थे। वो पूजा तो आज तक चल रही है, वो तो समाप्त नहीं हुई थी। यानी कि उन्होंने जो संस्कृति उनके अंदर थी वे नहीं समाप्त हुई, वो चलती रही हुई, आज भी हमारे जीवन में है। आज भी हम नाग पूजा करते हैं, आज भी हम प्रकृति की पूजा करते हैं। लेकिन वो सभ्यता वो तो कब की समाप्त हो गई थी, उसको तो किसी ने फिर अडॉप्ट ही नहीं किया, अडॉप्ट ही नहीं कर पाए। तो सभ्यता क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है, लेकिन संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती, ये निरंतर चलती रहती है। सभ्यता साधन होता है और संस्कृति साध्य होता है। साधन मतलब जानते हैं, जो चीज़ें आपके जीवन को आसान बनाए वो साधन है, और उन साधनों के बाद जो आपको आनंद की अनुभूति होती है वही साध्य है। इसीलिए सब लोग कहते हैं भगवान क्या है, साध्य है, लेकिन उन तक पहुँचने के लिए जिन मार्गों का हम उपयोग करते हैं वो साधन होता है। चाहे अगरबत्ती सुलगाएं या हवन करें, वो साधन है, लेकिन उसको करने के बाद जो हमें एक आंतरिक सुकून मिलता है कि हमने पूजा कर लिया, भगवान ने हमारी सुन ली, वो क्या है, वो साध्य है। ऐसे ही सभ्यता साधन है, संस्कृति साध्य है। सभ्यता समाप्त हो जाती है, संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती। सभ्यता में निरंतरता नहीं है, लेकिन संस्कृति में निरंतरता होती है। तो सभ्यता को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, और वो अपने आप में अच्छी चीज़ों को अडाप्ट करती रहती है और कमियों को छोड़ती रहती है। जैसे जो रूढ़ियाँ थी हमारे समाज में कि ये उच्च वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के हैं, इनके साथ नहीं बैठना चाहिए, उनसे नहीं बात करना चाहिए, वो हम छोड़ रहे हैं ना, हम उस कल्चर को नहीं आज अडाप्ट करते, क्योंकि हमें पता है कि वो कमियाँ आ गई थी कहीं ना कहीं हमारे अंदर, तो हमने उसको छोड़ा और हम अच्छी अच्छी चीज़ों को दिन प्रतिदिन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये क्या, ये संस्कृति है। बात समझ में आ रही है? इसी को सभ्यता और संस्कृति कहते हैं, और यहाँ से अभी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और मोस्टली अगर ना पता रहे तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि सभ्यता किसे कहेंगे और संस्कृति किसे कहेंगे, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलती हैं। क्योंकि कपड़ा है, सभ्यता है, तो पहनने का टेक्निक भी तो है, तो संस्कृति है। भोजन है तो खाने का तरीका भी तो है। घर है तो बनाने का कोई तो तरीका होगा। तो सभ्यता और संस्कृति दोनों साथ साथ चलती हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बिना मतलब वो अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ साथ होंगी। जहाँ सभ्यता होगा वहाँ संस्कृति जरूर होगी। अब वो कितनी अच्छी होगी और कितनी उन्नत होगी, ये तो वहाँ के लोगों की अपनी जो है सूझबूझ बताएगी कि वो कितना ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं और कितना ज़्यादा अपने आप को परिष्कृत करते हैं। जैसे यूरोपीय कंट्रीज आए थे, वहाँ के जो लोग थे वो आके इंडिया में कहते थे कि हम सभ्य हैं, यहाँ के लोग जंगली हैं, तो वो सभ्य इसलिए कहते थे कि हम कोट पैंट पहनते हैं, हमारा कलर फेयर है, और हम थोड़े से आविष्कार कर लें तो हम सभ्य हैं, और आप लोगों का कलर फेयर नहीं है, आप लोगों का तौर तरीका अच्छा नहीं है, तो आप असभ्य है। जबकि ये गलत था। ये ऐसे ये कोई मानक नहीं है किसी को सभ्य और असभ्य बनाने का। सबका अपना कल्चर होता है, जैसे जनजातियों का अपना अलग कल्चर है। अब हम उन्हें असभ्य कहें तो ये हमारी अज्ञानता है, वो असभ्य नहीं, उनका अपना अलग कल्चर है, वो अपने उस नेचुरल कल्चर के साथ जी रहे हैं, उन्हें भी अपने नेचुरल कल्चर के साथ जीने का अधिकार है। तो ये है सभ्यता और संस्कृति में अंतर। साथ ही आपका आता है संस्कृति और धर्म। जैसे संस्कृति का जो दायरा है बहुत ब्रॉड है, बहुत ही उच्च है, इसमें उच्च मूल्य आते हैं। ऐसे ही धर्म है। धर्म का मतलब हम सोचते हैं कि ये हिंदू धर्म है, ये जैन धर्म है, ये बौद्ध है, ये मुस्लिम है, तो हम धर्म का कुछ और ही मतलब निकालते हैं कि जिनके भगवान अलग हो, जिनके कपड़े पहनने का तरीका अलग हो, जिनकी पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, वो अलग धर्म है। ऐसा नहीं है। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य वे चीज़ें, वे मूल्य, वो मान्यताएं जो धारण करने लायक हो, जिसे हमें धारण करना चाहिए, वही धर्म है।
इसीलिए आप देखेंगे जब हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में एक ही बात की जाती है, सभी धार्मिक ग्रंथों में अच्छी बातें की जाती हैं। उसमें जो बुराइयाँ आती हैं वे, जैसे हम हिंदू धर्म में बात करेंगे तो ये जो पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, ये लोग नई नई चीज़ें उसमें जोड़ देते हैं। अगर आप बात करेंगे मुस्लिम में तो मुल्ला मौलवी होते हैं जो अपने तरीके से डिफाइन करते हैं धर्म को, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो उन्हीं की बात को मान लेते हैं। ऐसे ही पादरी होते हैं ईसाई धर्म में, और आप जानते हैं पोप और पादरी यूरोपीय कंट्रीज में कितना ज़्यादा उन्होंने अंधविश्वास फैलाया था। तो ये लोग ही जो है गलत दिशा देते हैं धर्म को, जो कि धर्म ऐसा कुछ नहीं है। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य, वे सारी अच्छी चीज़ें जो आप धारण कर सकते हैं, जो एक व्यक्ति को धारण करना चाहिए, वही धर्म है। ये धर्म कहता है, और इसका मतलब भी बहुत ब्रॉड है, क्योंकि हम जो गलत चीज़ें हैं अगर कह दें कि बलि देना चाहिए, भगवान खुश होते हैं, तो उसे अगर ये धारण करने योग्य नहीं है। लेकिन अगर आप उसे धारण कर रहे हैं और कह रहे हैं ये धर्म है, तब तो ये गलत हो गया, क्योंकि किसी जीव की हत्या करना कहीं से भी धारण करने योग्य नहीं होता। लेकिन उसे कहीं ना कहीं जो हमारे मुल्ला मौलवी होते हैं या जो पंडित जी लोग होते हैं या और भी लोग जो धर्म के नाम पे लोगों को बताते हैं कि क्या करना चाहिए, वो गलत चीज़ें बताते हैं और लोग उसे धारण कर लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो वे चीज़ें जो धारण करनी हो, जैसे सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, जानवरों को भी जो है अच्छी दया की दृष्टि से देखिए, और अन्य चीज़ें जैसे कि आपने देखा था कि जो अशोक थे, इनका भी एक धर्म था जिसमें वो अच्छी अच्छी बातें बताते थे, वो कहलाता था धम्म। अशोक का धम्म कहलाता था, वो धर्म नहीं था, धम्म था, जिसमें अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई थी। सेम ऐसे ही आपने देखा था अकबर का दीन इलाही, कोई धर्म नहीं था, उसमें उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातों को बताया था। तो ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी हैं, जो सबको मानना चाहिए, जो फॉलो करना चाहिए, वही धर्म है। ये ऐसा किताबें कहती हैं जो कि उच्च कोटि के लोगों के द्वारा जो अच्छी थिंकिंग रखते हैं उन्होंने लिखी है कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म का मतलब होता है सद्भावना, धर्म का मतलब होता है सहनशीलता, धर्म का मतलब होता है लचीलापन, धर्म का मतलब होता है आत्मसात करने की क्वालिटी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो धर्म में आती हैं, और धर्म जो आप धारण कर सकते हैं वे आपके धर्म है। भारतीय संस्कृति की विशेषता, अभी तक तो हमने बात की कि संस्कृति किसे कहते हैं, सभ्यता किसे कहते हैं, धर्म और संस्कृति क्या है, और ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे कि जो भारत है, भारत की जो संस्कृति है, इसकी विशेषता क्या है। आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति की जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है ये है प्राचीनता। हमारे यहाँ आज भी वे जो प्राचीन मान्यताएं थे, जो रीति रिवाज थे, वो आज भी हम उसको अडॉप्ट करते हैं। जैसे अगर बात करेंगे तो रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और जो अन्य देश है जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये जो सभ्यताएं हैं ये समाप्त हो गई, यहाँ की संस्कृतियाँ भी समाप्त हो गई, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम का जब प्रसार हुआ तो इस्लामीकरण हुआ। यहाँ पे इस्लाम के जो लोग थे वो जब गए तो उन्होंने आक्रमण किया और वहाँ का पूरा इस्लामीकरण कर दिया। मिस्र की जो वो मम्मी बनाने वाली सभ्यता थी वो समाप्त हो गई, वहाँ पे इस्लाम धर्म छा गया। जो रोम जो आसपास के इलाके थे यहाँ पर भी, और साथ ही मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी यहाँ पर भी इस्लामीकरण हो गया, और वर्तमान में वहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग मानने वाले हैं। वहाँ की जो प्राचीन संस्कृति थी वो समाप्त हो गई, और हमारी यानी कि इंडिया पर भी इस्लाम का आक्रमण हुआ था, अरबों का आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ। लेकिन हमारी विशेषता क्या है कि हमारी जो सभ्यता, जो संस्कृति उस समय की यानी सभ्यता तो समाप्त हो गई थी, लेकिन जो संस्कृतियाँ थी वो आज भी समाप्त नहीं हुई है। यानी कि यहाँ पे आक्रमण तो हुआ, लोग आए और वो यहाँ पे हैं भी, लेकिन वो हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गए, उसी में वो समाहित हो गए। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को समाप्त नहीं किया या नहीं कर पाए। तो हमारी संस्कृति में क्या है, प्राचीनता है। जो आज है नटराजन की मूर्ति या जो पशुपति शिव की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, आज भी पशुपति की पूजा होती है। उस समय के जो लोग नेचर की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, नाग की पूजा करते थे, वो आज भी होता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में क्या है, आज भी प्राचीनता पाई जाती है, हमारी संस्कृति समाप्त नहीं हुई। जबकि आप जानते हैं हमारे देश में अगर प्राचीन में बात करेंगे तो आर्यों का आक्रमण हुआ, फिर शक का आक्रमण हुआ, फिर आपने देखा कुषाण, पहलव, इनका आक्रमण हुआ। मध्यकाल में आएंगे तो अरबों का आक्रमण हुआ, फिर आपने देखा तुर्कों का आक्रमण हुआ, फिर मुगलों का आक्रमण हुआ। और आधुनिक भारत में आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा विदेशी कंपनियां आई, फ्रांसीसी और अंग्रेज, साथ ही डेनिश, और आप देखेंगे कि स्वीडिश, ये सारे लोगों ने, और पुर्तगाली तो सबसे पहले आए थे। तो इतने सारे लोग आए और काफ़ी समय तक लोग रहे भी, यहाँ पर बसे भी, लेकिन
हमारी जो प्राचीनता थी, जो वैदिक ग्रंथ थे, जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो आपके उपनिषद थे, उनकी आज भी जो श्लोक हैं वो पढ़े जाते हैं। वो किताबें आज भी हमारे बीच में हैं, आज भी उनकी मान्यताओं को हम मानते हैं। उस समय की जो भगवद गीता में श्लोक लिखे गए थे, उसमें जो अच्छी बातें हैं उसको आज भी हम फॉलो करते हैं। तो वो प्राचीनता आज भी, ऐसा नहीं है कि हम भूल गए कि हमारे वैदिक काल में क्या था, या सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ें थी वो आज हमारे यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं है, आज भी हमारे यहाँ वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जबकि वहीं अगर अन्य देश की बात करेंगे तो वो अपनी पुरानी संस्कृति को भूल गए हैं। अब उनका इस्लामीकरण हो गया, वहाँ पे वो इस्लाम धर्म को मानने लगे हैं। अब उनकी पुरानी जो संस्कृति थी वो समाप्त हो चुकी है। पहली संस्कृति थी समाप्त हुई, तो निरंतरता कैसे रह गई? नहीं, हमारी संस्कृति की विशेषता है, हमारी संस्कृति में आज भी निरंतरता है, क्योंकि हमारी संस्कृति समाप्त नहीं हुई। सभी संस्कृति में निरंतरता नहीं, सभी संस्कृतियों में निरंतरता होती है। वहाँ पे जैसे क्या था कि जो वहाँ की संस्कृति थी, जो पहले थी, वो कल्चर कुछ ना कुछ उसमें का आगे भी तो अडॉप्ट किया होगा लोगों ने, यानी कि पूरी तरह से तो संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का हमने कुछ भी ना अडॉप्ट किया हो, लेकिन पूजा पाठ करने का जो उस समय की पद्धति थी वो आज भी हमारे बीच है। अगर हम बात करें तो उस समय जो लोग हवन बनाते थे, जो जल निकास की पद्धति थी, वो पद्धति आज भी हमारे बीच है। ऐसे ही वहाँ की जो सभ्यता थी वो समाप्त हो गई, वहाँ की बहुत सारी जो संस्कृतियाँ थी वो समाप्त हुई होंगी। थोड़ी बहुत चीज़ें लोगों ने अगर रखा होगा तो अडॉप्ट किया होगा। फिलहाल तो उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते कि वहाँ क्या स्थिति है, अभी उस समय क्या थी, लेकिन मोस्टली देखते हैं कि उस समय जो था मेसोपोटामिया में जो वहाँ पे चीज़ें डेवलप थी वो अब नहीं है। जो मिस्र में उस समय में डेवलप थी वो अब नहीं है। वहाँ पे अलग धर्म, अलग तरह की मान्यता वाले लोग अब डेवलप कर गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अलग अलग धर्मों के लोग आए, उन्होंने राज भी किया, शासन भी किया, वो रहे भी और यहाँ पे बस गए, यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए। उनकी चीज़ों को हमने अडॉप्ट कर लिया और हमारी चीज़ों को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ना तो वो पूरी तरह से हमें समाप्त कर पाए और ना ही हमने उन्हें अपने से अलग किया है। तो दोनों की विशेषता है कि उन्होंने हमें नहीं समाप्त किया या नहीं कर पाए और हमने भी उन्हें अलग नहीं रखा है, अपने में समाहित कर लिया। तो ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। यानी कि बात करेंगे तो सबकी संस्कृति भी एक जैसी नहीं है। हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं लचीलापन है और निरंतरता भी है, साथ ही प्राचीनता भी है। लेकिन ये हर देश की संस्कृति में हो ये भी संभव नहीं है। अगर कहीं की संस्कृति लचीली नहीं है, वो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करती, जैसे कुछ लोग होते हैं दूसरे धर्म के लोगों को कहते हैं कि अच्छे नहीं है, हमारा धर्म अच्छा है या इनके धर्म की मान्यताएं अच्छी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, या तो वो उनको समाप्त कर देगा या तो वो उनको समाप्त कर देंगे। यानी कि अगर दो धर्म एक दूसरे को कट्टरता से देखते हैं या एक दूसरे को विरोध की भावना से देखते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, तो दोनों में से कोई एक ही बचेगा, एक को तो समाप्त हो जाना पड़ेगा। यानी कि उसमें लचीलापन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई जो है मुस्लिम है, वो अपनी मान्यताओं को मानता है तो ठीक है, वो अपनी अल्लाह की पूजा करते हैं। कोई हिंदू है, वो भगवान की पूजा करता है, वो भी ठीक है। कोई बौद्ध है, वो अपने तरीके से पूजा करते हैं, वो भी ठीक है। हम सबकी मान्यताओं को मानते हैं। हमारे यहाँ मंदिर में घंटे भी बजते हैं, मुल्ला जो है वो नमाज भी पढ़ते हैं, गुरुद्वारे में जो है वो लोग अपने तरीके से पूजा करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और हमें वो बिल्कुल अजीब नहीं लगता। वो हमारे जीवन का अंग बन गया कि अभी लोग कहते हैं अजान होने का समय हो गया, यानी कि हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। हमारे दिमाग में ये बात रहता है कि इतनी बजे अजान होता है। ये नहीं होता कि देखो ये लोग अजान कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो यानी कि हमारी संस्कृति विशिष्ट है। ये कहने का मतलब ये नहीं कि संस्कृतियाँ हर देश का ही अच्छा होता होगा। जैसे यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग आए थे, वो जिस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार करे, क्या हम उस तरह का अत्याचार किसी के ऊपर कर पाते? कभी नहीं कर पाते। उन लोगों ने जिस तरह से रोटी के लिए लोगों को आपस में लड़ाया, इस तरह से भारतीय कभी दूसरे के साथ नहीं कर सकते थे। वो तो जैसे जो क्रूर राजा होते हैं, भाई अपवादी तो हर जगह होते हैं, जो क्रूर है वो तो क्रूरता करेंगे, लेकिन जितनी क्रूरता का हद उन लोगों ने पार किया और अपने आप को सभ्य कहते हुए, उतना हम शायद कभी नहीं कर पाते। तो जाहिर सी बात है उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से कहीं ना कहीं अलग है। अन्यथा वो हमें जानवर या जाहिल या इस तरह के नज़रिए से नहीं देखते, बल्कि ये सोचते हैं कि ये लोगों का अपना अलग कल्चर है, ये लोग अपने तरीके से रहते हैं और हमारा अपना अलग है। लेकिन उन्होंने हमें अपने से नीचा समझा, निकृष्ट समझा। मैकाले ने यहाँ तक कह दिया कि संपूर्ण अरेबियन और जितने भी इंडियंस हैं, इन सब की जो भी सांस्कृतिक किताबें हैं, जो यहाँ का दर्शन है, ये यूरोपीय कंट्री के एक अलमारी की एक रैक के जितना भी नहीं है। इतना मतलब उन्होंने तौहीनपूर्ण
बातें की, इतना मजाक उड़ाया हमारे यहाँ के जो साहित्य है, जो हमारे यहाँ का दर्शन है उसका, तो कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति अच्छी नहीं थी। तो संस्कृति का मतलब ये है कि वो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन बनती किससे? संस्कृति आप ही से तो बनेगा। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आपकी संस्कृति भी अच्छी नहीं है। तभी तो हम कहते हैं उनका मैनर अच्छा नहीं है, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, यानी कि उनकी संस्कृति अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर कोई अच्छे से कपड़ा नहीं पहनता है तो हम क्या कहते हैं? मैनर अच्छा नहीं, यानी कि संस्कृति अच्छा नहीं। कपड़ा तो उसने भी पहना है, जो भी सभ्यता है, लेकिन उसने तरीके से नहीं पहना, इसका मतलब उसकी संस्कृति अच्छी नहीं है। तो ये जो मैं कह रही हूँ कि संस्कृतियाँ निरंतर होती हैं, तो ये संस्कृति सबकी निरंतर हुई जरूरी नहीं है। अगर उसमें लचीलापन नहीं है, आत्मसात करने का गुण नहीं है, तो वो हमेशा निरंतर नहीं रह सकता। जैसे जो मैंने बात किया कि मिस्र की जो संस्कृतियाँ थी वो मोस्टली समाप्त हो चुकी हैं। अब वो टेक्निक, वो चीज़ें वहाँ नहीं देखी, मम्मी अब वहाँ नहीं बनता। लेकिन भारत में जो चीज़ें थी वो आज भी हमारे बीच है। जो मेसोपोटामिया की उस समय की संस्कृति थी, अब वो वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पे दूसरी कल्चर, दूसरी सभ्यताएँ आ चुकी हैं, तो वो समाप्त हो गई। लेकिन हमारी विशेषता क्या है कि हमारे अंदर आज भी प्राचीनता है। बस समझ में आ रही है? नेक्स्ट जो है, प्राचीनता के साथ साथ दूसरा जो हमारी खासियत है वो है निरंतरता, यानी कि वे चीज़ें जो पाषाण काल में हमने गुफाओं में चित्रकारी की थी, उस समय की चित्रकारी, जब इंसान खाना बनाना नहीं जानता था, वस्त्र बनाना नहीं जानता था, भवन बनाना नहीं जानता था, उस समय लोग चित्रकारी करना जानते थे। वो चित्रकला परिष्कृत होते होते आज भी हमारे जीवन में है और अलग अलग शैली में आज भी हमारे यहाँ चित्रकला बनाई जाती है, यानी कि वो आज भी निरंतरता में है। जो शिकार करने की जो टेक्निक थी वो आज भी अब जो है शस्त्र बदल चुके हैं, जो रहन सहन का तरीका था वो बदल चुका है, लेकिन निरंतरता हमारी संस्कृति में है। ऐसा नहीं है कि जो प्राचीन काल में था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया और हमने कुछ नया एडॉप्ट कर लिया हो, तो निरंतरता भी हमारे यहाँ पाया जाता है। और नेक्स्ट है लचीलापन एवं सहिष्णुता। लचीलापन मीन्स कि अगर कोई आता है और हमारे यहाँ बस जाता है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत आसानी से। जैसे आपने देखा था हिटलर ने क्या किया? लचीलापन नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि जितने भी यहूदी हैं उन्हें क्या किया? वहाँ से निकालना शुरू कर दिया था, मारना शुरू कर दिया था। और उस समय बहुत सारे यहूदी भारत भाग करके आए और भारत में उनको सदन दिया था और वो भारत में बस गए थे और आज भी भारत में पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ लचीलापन है, सहिष्णुता। सहिष्णुता मीन्स होता है कि सभी धर्मों को समान भाव से देखना, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करना, उनकी चीज़ों को अच्छा मानना, उसको सहिष्णुता कहते हैं। और ये हमारी संस्कृति की क्वालिटी है कि हमारे अंदर ये पाया जाता है। हम सभी धर्म, संप्रदाय और सभी लोगों को अपने यहाँ शरण देते हैं, उनको मान्यता देते हैं। तो ये भी आपकी संस्कृति की विशेषता है। साथ ही ग्रहणशीलता, हम चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोग धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन आज हम जींस का पैंट और कोट भी पहनते हैं। ये हमने किससे सीखा है? यूरोपियन से सीखा है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ नहीं थी वो हमने विदेशी लोगों से सीखा है, यानी कि हमने आत्मसात किया, जिसमें हमें सहूलियत मिली। जो चीज़ें हमें अच्छा कर सकती थी उन सारी चीज़ों को हमने अपनाया। जैसे हमारा लैंग्वेज इंग्लिश का भी नहीं था, लेकिन हमने इंग्लिश को अपनाया और आज भी हम बड़े पैमाने पर इंग्लिश को बढ़ावा देते हैं, जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो हम क्या कर रहे हैं? आत्मसात कर रहे हैं। वो पुराने जो डिशेज हैं, जैसे चाउमीन हो गया, जैसे दूसरी चीज़ें हो गई जो हमारे देश की नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे अडॉप्ट करते हैं, हमारे यहाँ बड़े पैमाने में खाया जाता है, क्योंकि हमें उसमें सहूलियत मिलती है, आसानी से मिल जाता है, आसानी से बन जाता है। तो ऐसी चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यानी कि हमारे अंदर आत्मसात करने की क्वालिटी है, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। साथ ही आध्यात्मिकता एवं भौतिकता, हम आप देखेंगे हमारे यहाँ कभी भी सिर्फ आध्यात्मिकता की भी बात नहीं की गई और सिर्फ भौतिकता की भी बात नहीं की गई। पहले के ज़माने में जीवन को 4 जो है आश्रमों में बांट दिया जाता था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जिसमें सब बातें आ जाती थी। ब्रह्मचर्य में आप ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, गृहस्थ में जो है आप अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे, समाज में जो आपका सबके प्रति कर्तव्य है उसे निभाएंगे, वानप्रस्थ में आप समाज सेवा करेंगे और संन्यास में मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। साथ ही 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी धार्मिकता और भौतिकता दोनों को बताते हैं। यानी कि हम हर चीज़ को लेकर के चलते हैं। हमारी संस्कृति सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं है और हमारी संस्कृति सिर्फ भौतिकवादी भी नहीं है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज की संस्कृति ज़्यादातर क्या है? भौतिकवादी है, पैसा पैसा पैसा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? दोनों का समन्वित रूप है। हम सिर्फ पैसा के पीछे भी नहीं भागते और हम सिर्फ पूजा पाठ के पीछे भी नहीं भागते। हमारी संस्कृति में दोनों क्वालिटी पाई जाती है। ये भी हमारी संस्कृति की क्या है? विशेषता है। साथ ही अनेकता में एकता, आप देखेंगे यहाँ जितने ज़्यादा धर्म, जातियाँ, संप्रदाय और संप्रदाय आपके देश में है, विश्व में शायद और किसी देश में इतना देखने को नहीं मिलता। खान पान का जो विविधता है, रहन सहन की
है, ड्रेस पैटर्न की जो विविधता है, भाषाओं की जो विविधता है, जो आपके यहाँ की डाइवर्सिटी है, ऐसी चीज़ें रेयर ही कहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन इतनी विविधताओं के साथ भी हम एक साथ हैं। जबकि जब भारत आज़ाद हो रहा था तो जो विश्व के उस समय के महान लोग थे वो लोग क्या कह रहे थे कि भारत का भी जो है बाल्कनीकरण हो जाएगा। बाल्कनी मीन्स होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग देशों में बंट जाएगा। भारत एक देश नहीं रहेगा, बहुत सारे देश के रूप में ये बंट जाएगा। इसमें विवाद होगा, झगड़ा होगा और ये कभी एक नहीं होगा। लेकिन ये गलत साबित हुआ। हम तब भी एक थे, आज भी एक है और हमेशा एक रहेंगे। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हम अपने आप को अनेकता में भी एकता के रूप में बनाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो भारतीय संस्कृति है इसमें निरंतरता का कारण क्या है। तो निरंतरता का कारण क्या हो सकता है, जैसे आपके अंदर जो क्वालिटी है वो लास्ट टाइम तक बनी रहेगी, बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक। कैसे बनी रहेगी, जब आप उसे बना कर रखना चाहेंगे, आपकी जो सोच है वो अच्छा रहेगा, आप अपनी क्वालिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं गांव में रहते हैं, लेकिन जैसे शहर में पहुंचते हैं वो अपने आप को इतना स्टैंडर्ड कर लेते हैं कि फिर गांव में जाने के बाद वो ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे वो कभी गांव में रहे। इसका मतलब उनके अंदर निरंतरता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग गांव में रहे होते हैं, वो शहर में जाते हैं, शहर के कल्चर को अपनाते हैं, जैसे गांव में आते हैं फिर वो गांव वाले कल्चर में आ जाते हैं। तो वो कल्चर जो गांव का था उन्होंने इसे अपने बुढ़ापे तक बनाए रखा, ये है निरंतरता। और ये आप ही बना सकते हैं। तो हमारी कल्चर की निरंतरता क्यों बनी हुई है या ये आज तक क्यों व्याप्त है, क्योंकि हमारे अंदर लचीलापन था, हमारे अंदर एक्सेप्ट करने का गुण था, हमारे अंदर सहिष्णुता था, हमारे अंदर सहनशीलता था। और साथ ही सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे यहाँ ऐसे महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ है जिन्होंने समय समय पर आकर के हमें हमेशा अच्छी बातें बताई। जैसे आधुनिक जब आप बात करेंगे प्राचीन भारत में, तो आपने देखा था महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, जब वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा लोगों को जकड़ रही थी अपने जंजीरों में, लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी, उस समय वर्ण व्यवस्था का विरोध किया महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने। और उन्होंने बताया कि सभी लोग आपके भाई हैं, इनके साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया, लोगों को सहूलियत प्रदान किया। और कहीं ना कहीं उस समय की व्यवस्था से सब कुछ नष्ट हो उसके पहले उन्होंने एक रास्ता दे दिया और लोग जो है उस रास्ते पर चल पड़े और अच्छी चीज़ें उन्हें समझ में आई। फिर आगे चल करके जब व्यवस्था फिर से गड़बड़ हुई और समाज में बहुत ज़्यादा रूढ़ियाँ कुरीतियाँ भरने लगी, तो आपने देखा कि गुरु नानक, कबीर, चैतन्य, रैदास, ऐसे बहुत सारे संतों का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने समाज की बुराइयों से लोगों को अवगत कराया और अच्छी चीज़ों को आत्मसात करने की, ग्रहण करने की प्रेरणा दी। कहीं ना कहीं उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारी संस्कृति कभी समाप्त नहीं हुई। वो जब गलत रास्ते पे जाने लगती थी तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों का फिर से जो है धरती पर आगमन हुआ। मध्यकाल से बात करेंगे, आधुनिक भारत आते आते फिर से एक बार समाज में बहुत ज़्यादा बुराई आ गई, सती प्रथा, बाल विवाह, शिशु हत्या, दास प्रथा। तो फिर से पुनर्जागरण काल आया और राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, राणा डे, महात्मा गांधी, विवेकानंद जैसे बहुत सारे महान पुरुष आए और उन्होंने समाज के लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया और अपना पूरा जीवन इन बुराइयों को दूर करने में और हमारी संस्कृति को बेहतर बनाने में लगाया। और कहीं ना कहीं इन लोगों की योगदान से हमारी संस्कृति कभी मतलब खराब रास्ते पे नहीं गई और कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी जो क्वालिटी है वो जीवित रही, वो बनी रही और वो आज तक देखने को मिलती है। इतनी प्राचीनता, इतनी विविधता होने के बावजूद आज भी आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक सहनशीलता है, लोगों को अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की आपके अंदर गुण है कि आपकी संस्कृति का ही देन है, जिसमें परिष्कृत करने का जो काम किया है वो महापुरुषों ने किया है। अगर वो लोग ना होते तो कहीं ना कहीं हम लोग इतना ज़्यादा आडंबरों में डूब जाते कि एक व्यवस्था जो है कभी ना कभी तो समाप्त हो जाती। लेकिन ये समाप्त नहीं हो पाई, उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए समय समय पर ऐसे लोग आते रहे धरती पर और उन्होंने हमारे संस्कृति को हमेशा अच्छा और अच्छा और अच्छा बनाने का काम किया है। तो ये जो है रीज़न है हमारी संस्कृति जो आज भी व्याप्त है और अपनी मूल जो अस्तित्व है उसको संभाल। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विविधता के लिए चुनौतियाँ कौन कौन सी होती हैं। अगर कहीं पर सांस्कृतिक विविधता है तो उसे चुनौती कौन सी चीज़ें देंगी। तो पहला है क्षेत्रवाद। जब आप सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करें, जैसे आप बात करें कि हम बस्ती के हैं तो हमारी बस्ती का विकास होना चाहिए, बाकी योगी ज्ञानी जिलों का विकास हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, तब ये क्षेत्रवाद है। अपने लिए अहम की बात करना, दूसरे के लिए उनका और वे, ये क्या हो गया, क्षेत्रवाद हो गया। आप सिर्फ संकीर्ण मानसिकता के हैं, आप अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, वे कहीं ना कहीं
आपके यूपी के लिए, आपके देश के लिए, आपके बाकी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि सोच अगर आप ब्रॉड होगा और सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। और अगर आप सिर्फ अपने क्षेत्र का ही विकास की बात करते हैं, उसी के लिए सोचते हैं, तो ये क्षेत्रवाद है। और क्षेत्रवाद क्या होता है, नुकसान करता है। जैसे अक्सर ये बातें आती है ना कि अलग हिस्सा काट के अलग राज्य बना लीजिए ताकि हमारा विकास हो, ये गोरखालैंड बना लीजिए, तो ये वाला बना लीजिए। तो ये क्या है, क्षेत्रवाद का भावना है जो कहीं ना कहीं कमजोर करता है राष्ट्रीयता को, देश को और जो है वहाँ की संस्कृति। तो क्षेत्रवाद क्या है, नुकसानदेह होता है। इसके अलावा भाषावाद, जब हम अपनी भाषा के आधार पर डिमांड करते हैं कि हमारी भाषा श्रेष्ठ है, ये राजभाषा होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, भाषा के आधार पर हमारा राज्य होना चाहिए, भाषा के आधार पर हमारा विकास होना चाहिए, तो ये भी नुकसान करता है। जैसे देश के आज़ाद होने के बाद भाषा के आधार पर राज्य के गठन की बात खूब चली थी और दंगे भी हुए थे और 1-2 लोगों की मृत्यु भी हुई थी इसमें। और इसके बाद जो है सरकार को मजबूर होकर के भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा था। सबसे पहले आंध्र प्रदेश था जो भाषाई आधार पर राज्य बना था। लेकिन ये जो देश को कमजोर करने वाली चीज़ थी, इसके होते हुए भी हमारा देश कमजोर नहीं हुआ। हमने बहुत सारे राज्यों को भाषाई आधार पर गठित किया, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को हमारे साथ जोड़ के रखा, वो अलग नहीं हुए या अपने आप को अलग नहीं किया। ये अपने आप में एक कमजोरी है, लेकिन इस कमजोरी ने भी हमें और मजबूती की प्रदान की, हमारे लिए ये नुकसानदेह सिद्ध नहीं हुआ। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है आपका संप्रदायवाद। संप्रदायवाद जानते ही होंगे, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है जब लोग सिर्फ अपने संप्रदाय की बात करें कि हमारा संप्रदाय अच्छा है, हमारे संप्रदाय का विकास होना चाहिए, इनका संप्रदाय अच्छा नहीं है, इनके संप्रदाय में ये कमियां हैं, ऐसी चीज़ें हैं, तब ये बहुत घातक हो जाती है। संप्रदायवाद आतंकवाद के जैसे होता है जो कहीं ना कहीं खोखला कर देता है वहाँ की संस्कृति को, एकता को, वहाँ की आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, सबको कमजोर करता है। तो जो संप्रदायवाद है ये भी संस्कृति के लिए चुनौती होता है। और हमारे यहाँ आप देखते हैं ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कभी कभी देखने को मिल जाती हैं। ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि अभी भी और भी ज़्यादा लोगों को ब्रॉड स्तर पे सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ें संप्रदायवाद कहलाती हैं। और आप देखेंगे संप्रदायवाद से भी ज़्यादा खतरनाक या कहीं कि धर्म से भी ज़्यादा खतरनाक तो जाति होता है। जाति व्यवस्था तो इतना जटिल है कि ये तो जैसे लगता है दिन प्रतिदिन और मजबूत होते जा रहा है और ये समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। क्योंकि धर्म तो लोग बदल भी लेते हैं, लेकिन जाति बदलने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जो जिस जाति का है उसको उसी में ही रहना पड़ता है जीवन पर्यंत, और इसके लिए जो लोगों की थिंकिंग है वो भी जल्दी नहीं बदलती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कमज़ोर करती हैं हमारी संस्कृति को, हमारी एकता को, हमारे जीवन को। ठीक है। और लास्ट है आपका अतिराष्ट्रवाद। अतिराष्ट्रवाद भी खतरनाक होता है। राष्ट्रवाद अच्छा चीज़ है कि हमारा देश है, हमारे देश के लोग हैं, ये जो भावना होती है वो अच्छा होता है कि आप अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं, सम्मान रखते हैं और अपने राष्ट्र का विकास चाहते हैं। लेकिन अतिराष्ट्रवाद घातक होता है। अतिराष्ट्रवाद की जो बात है ये सबसे पहले यूरोपीय कंट्रीज में आया था, खास करके जर्मनी में। हिटलर को सुना होगा आपने। हिटलर ने क्या कहा कि वहाँ सिर्फ एक नस्ल के लोग होंगे, बाकी नस्ल के लोगों को मार दिया जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ एक लैंग्वेज होगा, जर्मन लैंग्वेज होगा, और एक राष्ट्र होगा जो जर्मन राष्ट्र होगा। तो जब कहीं पर जो बड़ी कम्युनिटी है, जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं, उन्हीं के आधार पर भाषा घोषित की जाए, उन्हीं के आधार पर वहाँ की सारे संसाधनों का निर्माण किया जाए, उन्हीं की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके सारे विकास किए जाए, तभी क्या है, अतिराष्ट्रवाद है। जैसे भारत है, भारत की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या है, तो आप ये कह दें कि हिंदू ज़्यादा है तो हिंदी राष्ट्रीय भाषा होगी। जितने भी रोड बनेंगे, जितनी भी इमारतें बनेंगी, वो सब हिंदू महापुरुषों के नाम पे बनेंगे। जितनी भी योजनाएं आएंगी, जो भी स्कूल होगा वहाँ पे सबसे पहले हिंदू बच्चों को जो है सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये क्या है, ये अतिराष्ट्रवाद है, ये गलत होता है, ये बहुत घातक होता है, ये अतिराष्ट्रवाद के श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा नहीं है, सारे लोग हमारी जनता है, सबको समान जो है चीज़ें मिलेंगी, सबको समान रूप से सुविधाएं मिलेंगी, तो ये क्या है, ये राष्ट्रवाद है, ये होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आए। ये चीज़ें घातक होती हैं। तो अब क्वेश्चन हो जाए, देखते हैं हम लोग कितना बता पाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सभ्यता की नवीनतम उपलब्धियां संस्कृति के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती हैं। सभ्यता की नवीनतम उपलब्धियां संस्कृति की विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती हैं। नहीं कर सकते, बिल्कुल। जब वो सभ्यता के साथ साथ चल रही है, सभ्यता में परिवर्तन
साड़ी पहनते थे तो पहनने का तरीका अलग था। आज आप जो है कोट पैंट पहनते हैं, तो संस्कृतियाँ उसके साथ बदल गई कि नहीं बदल गई? बदल रही है ना। वही कह रहा है सभ्यता की नवीनतम उपलब्धियाँ संस्कृति के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती हैं। जैसे चीजें बदलेंगी तो आपकी संस्कृति भी क्या होगा, बदल जाएगा। कभी आप नीचे टाट पे बैठ करके पढ़ते थे, वो सभ्यता थी, और उस पर आप दूसरे तरीके से बैठते थे। आज आपके पास कुर्सी बेंच है, ये भी सभ्यता, लेकिन उस पर बैठने का तरीका आपका बदल गया ना। तो सभ्यता बदला तो संस्कृति भी तो बदल गई। बात समझ में आई? दूसरा है सभ्यता एवं संस्कृति की अंतःक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। सही है ना। जैसे जैसे सभ्यता बदलती है हमारी संस्कृति भी बदल जाती है। नेक्स्ट है संस्कृति सभ्यता की उच्च अवस्था है। संस्कृति सभ्यता की उच्च अवस्था है। संस्कृति उच्च अवस्था है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। नैतिक मूल्यों एवं मानवीय संबंधों के व्यवहार को संस्कृति में शामिल किया जाता है। नैतिक मूल्यों एवं मानव के व्यवहार को सभ्यता और संस्कृति का संबंध परस्पर पूरक नहीं है। परस्पर पूरक नहीं है। सभ्यता और संस्कृति का संबंध परस्पर पूरक नहीं है। सही है, परस्पर पूरक नहीं है, ये सही है। अंतःक्रिया करती है लेकिन परस्पर पूरक नहीं है। नेक्स्ट है संस्कृति सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक व्यवहारों के उत्प्रेरक प्रतिमान का समुच्चय है। संस्कृति सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक व्यवहार के उत्प्रेरक प्रतिमानों का समुच्चय है। नेक्स्ट है संस्कृति का अस्तित्व निर्गमन की निरंतरता पर निर्भर होती है। क्या संस्कृति हमेशा चलती रहती है? दूसरा, हाँ सही। सामाजिक व्यवहार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निर्गमित होता है। ये सही है। हम अपने जो हमारे पूर्वज हैं बहुत कुछ सीखते हैं। संस्कृति सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा अर्जित होती है। होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ये बारीकी से ध्यान दीजिएगा, लगभग सभी आपको सही लगेंगे लेकिन सभी सही नहीं, कोई एक ही सही है। संस्कृति सदैव आगे बढ़ती है परंतु सभ्यता नहीं। पहला सही है। ठीक है, संस्कृति सदैव आगे बढ़ती है लेकिन सभ्यता नहीं बढ़ती है। चलिए मैंने आपसे पूछा कि इसमें से कौन सा कथन सही है। सब सुन लीजिए, सबसे परफेक्ट जो लगेगा वो बताइएगा। तो पहला आपने कहा संस्कृति सदैव आगे बढ़ती है परंतु सभ्यता नहीं। दूसरा है संस्कृति की माप का एक निश्चित मापदंड होता है जबकि सभ्यता का नहीं। क्या ये सही है कि संस्कृति को माप सकते हैं, सभ्यता को नहीं? संस्कृति को नहीं माप सकते, सभ्यता को माप सकते हैं, संस्कृति को नहीं माप सकते। संस्कृति बिना प्रयत्न के हस्तांतरित होती है किंतु सभ्यता नहीं। संस्कृति क्या बिना प्रयत्न के आगे बढ़ती है? जब आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे तभी ना आगे बढ़ेगी। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। जब आप अपने बच्चों को अच्छा व्यवहार सिखाएंगे तभी ना अच्छा सीखेगा। नेक्स्ट है सभ्यता वह है जो हम बनाते हैं जबकि संस्कृति वह है जो हम हैं। सभ्यता वह है जो हम बनाते हैं, संस्कृति वह है जो हम हैं। एकदम एग्जैक्ट सही कि जो हम बनाते हैं घर कपड़ा मकान सब कुछ वो सभ्यता है, लेकिन उन सब ये अपने दिमाग से बनाते हैं ना, हमारे बिहेवियर से, हमारे सोच से, हमारी चीज़ों से बनता है। वो क्या है, हम संस्कृति, और बाकी सारी चीज़ें जिससे हम घिरे हैं वो सभ्यताएं हैं। लेकिन जो हमारे उच्च मूल्य है, आदर्श है, बिहेवियर है, सोच है, वो क्या है, वो संस्कृति है। ये सबसे परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग तो विद्वान हो गए। चलिए अच्छी बात है, अच्छा लगता है जब आप लोग रिजल्ट अच्छा देते हो तो लगता है मेरी मेहनत सार्थक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभ्यता में परिवर्तन व सुधार संस्कृति
संस्कृति की अपेक्षा ज़्यादा कठिन है? क्या सभ्यता में सुधार संस्कृति की अपेक्षा ज़्यादा कठिन है? आसान है, घर को जैसे चाहे तोड़ के बना लेंगे, लेकिन किसी की सोच बदलना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी लोग समाप्त हो जाते हैं लेकिन उनकी सोच नहीं बदलती, तो संस्कृति को बदलना मुश्किल है सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट है सभ्यता अमूर्त है जबकि संस्कृति मूर्त है। सभ्यता अमूर्त है, संस्कृति मूर्त है, गलत है ना? सभ्यता मूर्त है, संस्कृति अमूर्त है। नेक्स्ट है सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य है। सही है ना? अब फिर वही दिया लास्ट, सभ्यता आंतरिक है, संस्कृति बाह्य है। गलत, सभ्यता बाह्य है, संस्कृति आंतरिक है। आप लोग तो बिल्कुल रट गए हो। अच्छा चलिए नेक्स्ट बताइएगा। हाँ ये भी सही है। अभी तुरंत का असर है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नेक्स्ट है संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। क्या संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है? नहीं, बल्कि उसको सहायता करती है। अगर आपकी संस्कृति अच्छी है, विचार अच्छे हैं, तो समाज में कोई बुराई ही नहीं आएगी। लेकिन अगर अच्छा नहीं, तभी आप दूसरे लोगों से मारपीट करेंगे, उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो क्या है? संस्कृति मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति व्यवहारों में एक रूपता लाती है। हम इस्लाम के कल्चर को भी अडाप्ट करें, हम सबको अडाप्ट करें, तो एक रूपता आ जाती है, जैसे कि भारत में है। नेक्स्ट है संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। नेक्स्ट है संस्कृति सामाजिकरण में योगदान देती है। सही है, तो गलत पूछा था, तो इसमें पहला ही गलत है कि बाधा डालती है, बाधा नहीं डालती, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है आपका संस्कृति मनुष्य के सभी समाजों की एक सार्वभौमिक विशेषता नहीं है। संस्कृति मनुष्य के सभी समाजों की एक सार्वभौमिक विशेषता नहीं है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन गलत है? और दूसरा है कह रहा संस्कृति सामाजिक नियंत्रण संस्कृति मनुष्य के सभी समाजों की एक सार्वभौमिक विशेषता नहीं है। दूसरा सारे सुन लीजिए, हो सकता है आपको आंसर मिल जाए। कौन सा गलत है ये बताना है। नहीं, मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है कि कौन सा गलत है। ठीक, पहला ऑप्शन है संस्कृति मनुष्य के सभी समाजों की एक सार्वभौमिक विशेषता नहीं है। दूसरा व्यक्ति उच्च बुद्धिमत्ता के आधार पर संस्कृति को बिना सीखे प्राप्त कर सकता है। और दूसरा जो है, अच्छा इसमें आपको बताना है कौन सा सही। ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला है संस्कृति मनुष्य के सभी समाजों की एक सार्वभौमिक विशेषता नहीं है। दूसरा है व्यक्ति उच्च बुद्धिमत्ता के आधार पर संस्कृति को बिना सीखे प्राप्त कर सकता है। तीसरा है मनुष्य का व्यवहार उस संस्कृति से निर्धारित होता है जिससे वे संबंधित होते हैं। ये भी सही है, ये आपका सही है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। कोई बुद्धिमान है तो जरूरी थोड़ी है कि उसकी संस्कृति भी अच्छी हो, उसको अर्जित करना पड़ता है। तो आपका सी सही है, बाकी ये गलत है। नेक्स्ट है हाँ लास्ट इसमें ऑप्शन था पशुओं की अपने अपने समाज में संस्कृति होती है। क्या पशुओं की भी संस्कृति होती है? उनके भी उठने बैठने का कोई कल्चर होता है? नहीं, संस्कृति सिर्फ मनुष्यों का होता है, पशुओं का कोई संस्कृति नहीं होता। हाँ चलिए कहते जानते हो क्या, इसके कहने का मतलब है कि उनके जैसे आपके पास में कोई कल्चर नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आपने एकदम सही पॉइंट करा। नेक्स्ट है कथन है संस्कृति मनुष्य में समष्टिगत दृष्टिकोण की अभिव्यंजना है। कथन है संस्कृति मनुष्य के समष्टिगत यानी कि टोटल दृष्टिकोण की अभिव्यंजना है। जो आपकी सोच है वो सारे सोचों का एक मतलब जो है अभिव्यंजना है, रूप है। कारण है मनुष्य जैसे ही अपने प्रयासों से ईश्वर द्वारा प्रदान की गई विरासत से परे जाता है वैसे ही संस्कृति की शुरुआत होती है।
कॉटन है उसे कपड़ा बना के पहनेगा, खाना जो अनाज ईश्वर ने जंगली रूप में दिया था उसको पका करके तरीके से खाएगा, तो क्या करेगा, संस्कृति का विकास होगा उसके, ठीक है। नेचर ने जो बनाया है, जब हम उससे परे जाएंगे तभी तो संस्कृति का विकास होगा। अगर उसी के साथ रहेंगे तो संस्कृति का, अब जानवर के साथ रहेंगे, जानवरों के जैसे कच्चा मांस खाएंगे, कहीं भी सो जाएंगे, तो संस्कृति नहीं डेवलप होगी ना। संस्कृति डेवलप करने के लिए हमें अपने दिमाग को यूज करना होगा। तो सही दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संस्कृति मनुष्य की विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ साधनों एवं सम्यक चेष्टाओं की समष्टिगत अभिव्यक्ति है। संस्कृति मनुष्य की विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ साधनों एवं सम्यक चेष्टाओं की समष्टिगत अभिव्यक्ति है। दूसरा है, संस्कृति का अर्थ मानव का आंतरिक विकास है। और तीसरा है, सभ्यता सूक्ष्म होती है जबकि संस्कृति स्थूल होता है। और चौथा है, सांस्कृतिक मापदंड अस्थिरता की ओर उन्मुख होते हैं। एक ही कोई सही है, कौन सा? दूसरा, बिल्कुल। संस्कृति का अर्थ मानव का आंतरिक विकास है, उसका व्यवहार, उसकी सोच, ये सारे तो आपको सही है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। कौन कौन सी विशेषता हमारी संस्कृति की है? प्राचीनता, निरंतरता, राष्ट्रीयता, अनेकता में एकता, राष्ट्रीयता में एकता, राष्ट्रीयता, अति राष्ट्रीयता तो मैंने क्या बताया था, घातक हो जाता है। हमारी संस्कृति की विशेषता राष्ट्रीयता नहीं है। हम ये नहीं कहते हमारा राष्ट्रीय नहीं, देखिए राष्ट्रीयता अलग चीज है, ये हमारी संस्कृति की विशेषता नहीं। और मैंने बात किया था अति राष्ट्रवाद, ये हमारे लिए घातक होता है। राष्ट्रवाद अच्छा है लेकिन ये संस्कृति में नहीं था ना। संस्कृति में निरंतरता था, लचीलापन था, आत्मसात करने की क्वालिटी थी, एकता में अनेकता था, आध्यात्मिकता का भौतिकता के साथ समन्वय था, ये सारी चीजें थी। तो ये उसका पार्ट नहीं है। ये पूछता था कौन से। ओके, नेक्स्ट है, बताइएगा सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सांस्कृतिक विरासत के बारे में कौन सा कथन सही है? संस्कृति के वे सभी पक्ष या मूल्य जो मानव को उनके पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। दूसरा सही है, हाँ बिल्कुल। जो हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं संस्कृति, वही हमारी सांस्कृतिक विरासत है। समाप्त रहा आज का मेरा मेहनत भी सार्थक रहा। मुझे लगा कि आप लोग इन्वायरमेंट से आध्यात्मिक बातों में पता ये समझ पाओगे कि नहीं, थोड़ी टेंशन हो रही थी लेकिन आप लोग समझ गए।